तो अब जो किस्सा मैं सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे रिश्ते की हदें लांघता है जिनके बारे में लोग सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे सोचते हैं या कभी-कभी चुपचाप महसूस करते हैं, पर जुबान पर लाना पाप समझते हैं। ये कहानी है सौम्या की और रणविजय की, और बीच में है वो झीनी सी दीवार जो पवित्र रिश्तों और वर्जित ख्वाहिशों को अलग करती है। सौम्या मेरे पड़ोसी शर्मा जी की इकलौती बेटी। बचपन से देखता आया हूं उसे। पहले गुड़ियों से खेलती थी, फिर कॉलेज जाने लगी, और अब शादी के बाद अपने ससुराल से जब भी मायके आती है, पूरा मोहल्ला जैसे जाग उठता है। उसकी चाल में वो नज़ाकत है जो किसी नाचीज को भी शायर बना दे। लंबी, गोरी, बड़ी-बड़ी आंखें और पतली कमर। और अब जब शादी के बाद थोड़ी और खिल गई है, तो उसके चेहरे की चमक और जिस्म की मासूमियत में अजीब सी कामुकता घुल गई है। और रणविजय, उसका पति, जमाई बाबू, गौरवशाली नाम, गठीला बदन, और देखने में ऐसा कि लड़कियां चोरी छिपे शर्मा जी के घर की बालकनी से उसे झांकती हैं। पर बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं थी। उनके बीच कुछ था, कुछ ऐसा जो मैं हर बार महसूस करता था जब सौम्या अपने पति के साथ इस घर में आती। कुछ ऐसा जो सिर्फ नजरों से बहता था, आवाज से नहीं। अब सोच रहे होगे मैं कौन? मैं उनका पड़ोसी राज। शर्मा जी के घर की बगल में रहता हूं। मेरे और उनके घर की दीवार बस 2 ईंट मोटी है, और एक पुराना बाथरूम है, दीवार से दीवार चिपका हुआ। उधर उनका गीजर चलता है, इधर मेरी खिड़की खुलती है। कभी कभी गलती से पर्दा उड़ जाता है और कुछ ऐसे दृश्य सामने आ जाते हैं जो नींद चुराने के लिए काफी होते हैं। लेकिन उस दिन कुछ बदला। गर्मी की रात थी। पंखा चल रहा था, लेकिन पसीने थम नहीं रहे थे। अचानक दीवार के उस पार से धीमी सी हंसी सुनाई दी। फिर एक मध्यम सिसकी। सौम्या की आवाज थी। मैं उठकर खिड़की के पास गया, पर्दे को थोड़ा सा हटाया, और मेरी सांसें थम गईं। सौम्या सिर्फ साड़ी के पल्लू में, बिना ब्लाउज के, गले तक पसीने से भीगी हुई, बिस्तर पर बैठी थी। उसकी कमर पर रणविजय के हाथ थे, और उसकी उंगलियां सौम्या के बदन पर कुछ ऐसे फिर रही थीं, जैसे कोई भूखी रूह अपनी मोहब्बत को पी रही हो। पर उसकी आंखों में कुछ और था। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान के नीचे एक कसक छिपी थी, जैसे वो वहां थी लेकिन पूरी नहीं थी। रणविजय उसके कंधे पर झुका और होंठ उसके गले में उतरने लगे। मैं खड़ा देखता रहा। दीवार के उस पार, पर्दे की ओट से, सांसें थमी हुई, दिल की धड़कन तेज। सौम्या की आंखें बंद हो गईं, पर उसके होठों से निकली आवाज, वो कराह। उसमें न तो संतोष था, न मोहब्बत। उसमें एक अधूरापन था। कुछ ही पलों बाद रणविजय उठकर वॉशरूम चला गया, और सौम्या, वो उसी बिस्तर पर अधखुली आंखों से छत को घूरती रही। मैंने देखा उसके होंठ थरथरा रहे थे। शायद कुछ कहना चाहती थी, किसी और को। फिर उसने अचानक करवट ली और मेरी खिड़की की ओर देखा, सीधा मेरी ओर। मुझे लगा शायद देख लिया। मैं पीछे हट गया, सांस रोक ली। पर जब दोबारा देखा तो उसकी आंखें अब भी उसी ओर थीं, और अब वो मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जैसे वो जानती थी कि कोई देख रहा है, जैसे उसे अब परवाह नहीं, या शायद जैसे वो चाहती हो कि कोई देखे। मेरी उंगलियां कांपने लगीं। दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। तभी उसने धीरे से अपनी साड़ी को नीचे खिसकाया, नाभि के पार, और वो हिस्सा दिखा जो अब तक सिर्फ किसी और का अधिकार था। उसने उंगली से अपनी जांघ पर कुछ लिखा। मैं देख नहीं पाया, पर उसके होंठों ने कुछ कहा, बिन आवाज के। और फिर वो करवट बदलकर लेट गई। पीछे से रणविजय आकर उससे लिपट गया, पर उसकी आंखें अब भी खुली थीं और सीधा मेरी खिड़की की ओर देख रही थीं। उस रात नींद नहीं आई।
अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी। शर्मा जी की आवाज आई, राज बेटा, सौम्या मायके आई है, 2 दिन रुकेगी, चाय के लिए आ जाना। और तभी सौम्या की आवाज आई, पास से, धीमे से, राज भैया, आओगे ना? उस आवाज में ना भाई था, ना सावगोई। उसमें एक न्योता था, एक इशारा जो दरवाजे से नहीं, किसी और रास्ते से बुला रहा था। मैंने उस सुबह चाय पीने का बहाना तो बना लिया, पर दिल किसी और ही ख्याल में डूबा हुआ था। सौम्या के उस रात वाले नजरों के खेल ने जैसे मेरी रूह में कुछ खोल दिया था, कुछ ऐसा जो मैं खुद से भी छुपाता रहा था। जब उसके मायके से आने की खबर लगी, मैं खुद को बार बार समझाता रहा, बस वो एक रात थी, तूने ज्यादा सोच लिया। पर जब उसकी आवाज कानों में पड़ी, राज भैया, आओगे ना? तो भैया शब्द कहीं गुम हो गया और बाकी जो था वो सीधा दिल में उतर गया। मैं दोपहर को गया, शर्मा जी बैठक में थे, अखबार पढ़ते हुए, और सौम्या रसोई में। उसकी माँ ने मुझे बिठाया। राज बेटा, सौम्या चाय बना रही है, वो ही लाएगी। मैंने सोचा, अच्छा है, आंखें मिलेंगी, शायद जो भ्रम है टूट जाए। लेकिन जो सामने आया, उसने भ्रम तोड़ने की बजाय और गहरा कर दिया। सौम्या ने जब ट्रे थामी तो उसके हाथों में चूड़ियों की खनक थी और आंखों में वही सवाल जो उस रात दीवार के पार से उठे थे। उसने मुझे चाय दी और बैठ गई, ठीक मेरे सामने। कैसे हो राज भैया? उसने कहा, लेकिन लहजा कुछ और था। ठीक हूं, तुम सुनाओ, ससुराल में कैसी हो? सब ठीक है, उसने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, पर वहां सब कुछ बहुत नपातुला है। यहां आकर सांस ले पाती हूं। मैंने शर्मा जी की ओर देखा, वो अखबार में डूबे थे। सौम्या की मां अंदर चली गई थी। वो मेरी ओर झुकी, 1 इंच बस, पर उस इंच में जमाना छिपा था। आपके कमरे की खिड़की दीवार के ठीक पास है ना? उसने पूछा। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने जोर से चाय की चुस्की ली। हाँ, है तो, मैंने आंखें चुराते हुए जवाब दिया। आपने कुछ देखा उस रात? अब मेरी नजरों में डर, झिझक और कुछ कबूलनामे तैर रहे थे। नहीं, मतलब हाँ, कुछ। वो मुस्कुराई, जैसे उसे जवाब की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा किया देखा, उसने आंखों में आंखें डालकर कहा। कम से कम किसी ने तो देखा कि मेरे अंदर क्या बचा है और क्या जल रहा है। मैं अब कांपने लगा था। ये खेल शब्दों से आगे निकल रहा था। सौम्या, ये सब। चुप, उसने उंगली मेरे होठों पर रख दी। भैया मत बोलो अब, अगर बोलोगे तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। अब मुझे यकीन हो चला था, ये कोई सपना नहीं, और सौम्या भी अब वो नहीं रही जो मोहल्ले की बेटी थी। उसने धीरे से पूछा, आज रात क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। दीवार के उस पार मत रहना इस बार, उसने धीमे से कहा। दरवाजा खुला रहेगा, और फिर ट्रे उठाकर अंदर चली गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शाम होते होते मेरी धड़कनों का हाल बेहाल था। खाना भी नहीं खाया, बस कमरे में बैठा दीवार की तरफ देखता रहा। हर मिनट भारी लग रहा था। रात को लगभग 11 बजे मुझे शर्मा जी की आवाज सुनाई दी। मैं सोने जा रहा हूं। सौम्या, दरवाजा बंद कर लेना। हाँ पापा, उसकी आवाज आई। फिर खामोशी। थोड़ी देर बाद मैंने धीरे से अपनी खिड़की खोली, वही बाथरूम वाली खिड़की। वहां से कुछ दिख नहीं रहा था, पर आवाजें साफ थीं। पानी की बूंदें, किसी के चलने की हल्की आहट। मैंने दीवार से कान लगाया, और तभी वो आवाज आई जो मेरे होश उड़ा गई। राज, आ रहे हो ना? मैं कांप गया। वो जानती थी कि मैं दीवार से कान लगाए खड़ा हूं। मैंने बिना कुछ सोचे अपने कमरे की लाइट बंद की और चप्पल पहनकर पिछवाड़े से सीधा उनके आंगन में घुसा। दरवाजा खुला था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने कहा था। मैं अंदर गया, धीमे धीमे, सांसें रोके हुए। कमरे का दरवाजा आधा खुला था।
मैंने झांक कर देखा, सौम्या पीठ किए खड़ी थी, बाल खुले हुए और कंधों तक एक ढीली नाइटी। वो पलटकर मेरी तरफ नहीं देख रही थी, पर जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, उसने धीरे से कहा, मैं जानती थी तुम आओगे। मैंने दरवाजा बंद किया। वो मेरी तरफ घूमी और उसकी आंखों में अब कोई पर्दा नहीं था। अब मुझे मत देखो राज, उसने कहा, अब मुझे सिर्फ महसूस करो। और वो मेरे पास आकर सीधा मेरी बाहों में समा गई। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन में उतरती चली गईं और मेरा वजूद जैसे उसके जिस्म से लिपटता चला गया। उस रात ना कोई दीवार आई आर थी, ना कोई खिड़की, बस हम थे और एक सन्नाटा जिसमें सिर्फ सिसकियां और चाहतें गूंज रही थीं। लेकिन सुबह क्या होने वाला है, ये न उसने सोचा था, न मैंने। सुबह की रोशनी जैसे ही कमरे में घुसी, मेरी आंखें खुल गईं। लेकिन उस वक्त मैं समझ नहीं पा रहा था, क्या ये सब वाकई हुआ या कोई लंबा, बेहद हसीन सपना था। सौम्या मेरे पास ही लेटी थी, बिना किसी लिहाफ के, मेरी छाती पर बांह रखे। उसके बाल मेरे सीने पर बिखरे हुए थे और उसकी सांसें अब भी धीमी धीमी चल रही थीं, जैसे रात की बेचैनियां अब चैन में तब्दील हो चुकी थीं। उसका चेहरा शांति से भरा था और मैं उसके जिस्म की हर रेखा को ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार कुछ सच में अपना महसूस हुआ हो। मैंने उसके माथे को चूमा, उसके होंठ हल्के से हिले। वो नींद में बुदबुदाई, अब डर नहीं लगता। मैंने उसके बालों में हाथ फिराया, लेकिन तभी मेरी नजर घड़ी पर गई। सुबह के 6:30 बज रहे थे। शर्मा जी जल्दी उठते हैं। मैंने सौम्या को धीरे से जगाया। सुनो, मुझे जाना होगा। उसने मेरी बांह कसकर पकड़ ली। मत जाओ अभी, बस 5 मिनट और। नहीं, अगर पापा ने देख लिया तो। उसने आंखें खोली और उनमें एक डर सा तैर गया। ठीक है, वो उठी, नाइटी को खींचकर ऊपर चढ़ाया, बालों को समेटा और दरवाजे की ओर इशारा किया। मैंने एक बार और उसकी आंखों में देखा और फिर दरवाजा खोलकर पिछवाड़े से अपने घर की ओर भागा। कमरे में घुसते ही दरवाजा बंद किया और पीठ दरवाजे से टिकाकर वहीं बैठ गया। जिस्म थका था, लेकिन दिल बेकाबू धड़क रहा था। ये सब जो हुआ, क्या ये सिर्फ एक रात का असर था या अब ये रिश्ता कोई नया मोड़ लेने वाला था? अगले 2 दिन तक सौम्या दिखी ही नहीं, न आंगन में, न छत पर। शर्मा जी का घर बिल्कुल वैसा ही चल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर मेरी बेचैनी हर घंटे बढ़ रही थी। तीसरे दिन शाम को जब मैं अपने घर की छत पर बैठा था, सौम्या की माँ आंगन में कपड़े सुखा रही थी। तभी उनकी आवाज आई, राज बेटा, सौम्या की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम फुर्सत में हो तो जरा बाजार से दवा ला दो। मैं एकदम चौंका। हाँ, हाँ मम्मी जी, अभी लाता हूं। उन्होंने दवा का नाम बताया और मैं सीधा मेडिकल स्टोर की ओर भागा। दवा लेकर आया तो शर्मा जी बाहर नहीं थे। सौम्या की माँ ने दरवाजा खोला और बोली, जा बेटा, उसे दे आ, कमरे में है। मैंने अंदर कदम रखा और जब कमरे का दरवाजा खोला तो सांसें रुक गईं। सौम्या खिड़की के पास बैठी थी, आंखें सूजी हुई, बाल बिखरे, लेकिन चेहरा अब भी उतना ही हसीन। मेरी आहट सुनकर उसने गर्दन घुमाई और एक थकी सी मुस्कान दी। आ गए? क्या हुआ तुम्हें? मैंने पूछा, पास जाकर उसके सामने बैठते हुए। कुछ नहीं, बस खुद से लड़ते लड़ते थक गई हूं। मैंने उसकी हथेली पकड़ी। किससे लड़ रही हो? समाज से, रिश्तों के नाम से, इस डर से कि अगर फिर से वही कर बैठी है जो उस रात हुआ, तो कुछ टूट जाएगा, शायद सब। मैंने उसकी ओर झुककर कहा, जो जुड़ा है वो सिर्फ जिस्म नहीं था सौम्या, वो कुछ और था जो मैं आज तक किसी के साथ महसूस नहीं कर पाया। वो मेरी आंखों में देखती रही और धीरे से फुसफुसाई, मैं तुम्हें सिर्फ एक रात के लिए नहीं चाहती थी राज, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए चाहती हूं।
मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तो फिर सोच क्या रही हो? इस घर में ज्यादा दिन नहीं रुक सकती। पति बुलाने वाला है वापस। मत जाओ। अगर ना जाऊं तो पापा क्या सोचेंगे? माँ को क्या जवाब दूंगी? और समाज, वो मुझे क्या नाम देगा? मैंने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, अगर मैं तुम्हें लेने आऊं, सबको छोड़कर, तो चलोगी मेरे साथ? उसने कुछ पल के लिए आंखें मूंद ली, फिर बोली, हाँ, पर एक शर्त पर। क्या? फिर कभी मुझे उस खिड़की के पीछे ना देखना पड़े। जब आओ तो दरवाजे से आना, पूरे हक से। मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ चूम लिया। वादा रहा। लेकिन वक़्त इतना आसान कब होता है? अगली सुबह मोहल्ले में हलचल थी। शर्मा जी के घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। सौम्या के पति रणविजय लौट आया था। मैंने दूर से देखा, वो सौम्या को साथ ले जाने आया था। दोनों में हल्की सी बहस हो रही थी। सौम्या की आंखें झुकी थीं, हाथ में बैग था और चेहरा, वो किसी युद्ध के बाद की तरह शांत लेकिन टूटा हुआ लग रहा था। वो चुपचाप कार में बैठी और गाड़ी चल पड़ी। मैं ऊपर से बस देखता रहा, जैसे कोई ख्वाब आंखों से छीन लिया गया हो। पर जाते जाते सौम्या ने पीछे मुड़कर देखा, और वो नजर आखिरी नहीं थी, वो वादा थी। अब मुझे कुछ करना था। गाड़ी मोहल्ले की गलियों से निकल चुकी थी, पर मेरी धड़कन वहीं अटकी हुई थी, उस एक नजर में जो सौम्या ने जाते वक्त मुझे दी थी। वो नजर खाली नहीं थी, वो एक इशारा थी। शायद मदद की पुकार, शायद मोहब्बत का वादा, या शायद एक और मुलाकात की शुरुआत। मैं पूरा दिन बेचैनी में रहा, ना कुछ खाया, ना किसी से बात की। और रात जैसे जैसे गहराती गई, वैसे वैसे मेरी बेचैनी भी गाढ़ी होती चली गई। करीब 11 बजे मोबाइल की स्क्रीन जली। सौम्या कॉलिंग। मेरे हाथ कांप गए। कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर उसकी धीमी आवाज आई, बोलो राज, क्या तुम अब भी मेरा इंतजार कर रहे हो? मैं एक पल के लिए कुछ कह नहीं पाया। सौम्या, तुम ठीक हो? ठीक हूं, लेकिन अधूरी। तुम्हारी बाहों के बिना सब अधूरा है। तुम्हें वापस बुलाया क्यों गया? रणविजय को शक हो गया था। उसने मेरे मोबाइल की गैलरी देख ली थी। तुम्हारी एक धुंधली सी परछाई उस तस्वीर में झलक गई थी। तब से उसका बर्ताव बदल गया है। अब वो प्यार नहीं करता, निगरानी करता है। तो अब क्या करोगी? मैंने पूछा। दिल डूबता जा रहा था। तुम्हें एक मौका चाहिए था ना? अब मुझे तुम्हारी हिम्मत चाहिए राज। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी बनूं, तो कल रात स्टेशन आ जाना। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगी, हमेशा के लिए। मैं कुछ बोल पाता, उससे पहले कॉल कट हो गई। अगली रात मैं स्टेशन के बाहर खड़ा था। दिल धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। हाथ में बस एक छोटा बैग, और आंखें सिर्फ उस एक चेहरे को ढूंढ रही थीं। करीब आधे घंटे बाद भीड़ में एक हलचल हुई, और फिर वो दिखी, सौम्या। नीली सलवार, बाल खुले, आंखों में एक अजीब सी चमक, और होंठों पर थरथराती सी उम्मीद। मैं उसके पास गया। तुम सच में आ गई? अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं राज। क्या तुम्हें डर नहीं लगा? मैंने पूछा। उसने मेरी उंगलियां अपने हाथों में थामी। डरती तो उस रात तुम्हारे कमरे में कदम न रखती। हम दोनों एक लोकल ट्रेन में बैठ गए। कोई मंजिल तय नहीं थी, बस साथ होना जरूरी था। सौम्या मेरी बाहों में सिर टिकाकर बैठी रही। ट्रेन की खिड़की से हवा उसके बाल उड़ाती रही, और मेरी सांसें उसके गालों को छूती रहीं। हम एक छोटे से शहर के स्टेशन पर उतरे। रात गहराती जा रही थी। होटल लेना रिस्की था, इसलिए एक पुराने ढाबे के पीछे एक छोटा लॉज मिला। कमरा छोटा था, लेकिन उसमें जितनी मोहब्बत थी, उतनी शायद किसी महल में भी ना होती। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सौम्या मेरे सीने से लिपट गई। अब कोई पर्दा नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई डर नहीं,
अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। राज, उसके आंसू मेरी शर्ट को भिगा रहे थे। मैं उसे बिस्तर तक ले गया, उसके माथे को चूमा और कहा, मैं वादा करता हूं अब कभी तुम्हें किसी और की नजरों में नहीं झुकने दूंगा। उस रात जिस्म का कोई खेल नहीं था। वो दो रूहों की मिलन की रात थी। मैंने उसकी साड़ी की तहें खोली, पर बड़े सलीके से, जैसे किसी पूजा की थाली से पर्दा हटाया जाता है। उसके शरीर का हर हिस्सा मुझे सौंपा गया था, जैसे कोई देवी अपने भक्त को वरदान दे रही हो। और जब वो मेरी बाहों में पूरी तरह समा गई, उसने धीमे से कहा, अब मैं जिंदा महसूस करती हूं। लेकिन सुबह होते ही जब हम स्टेशन की तरफ लौट रहे थे, एक झटका इंतजार कर रहा था। जैसे ही हम प्लेटफॉर्म के पास पहुंचे, 3 लोग हमारी तरफ बढ़े। एक पुलिस वाला और उसके साथ रणविजय। रणविजय की आंखें लाल थीं। उसने बिना कुछ कहे सौम्या का हाथ पकड़ा। चलो घर वापस। सौम्या काम गई, लेकिन मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। छोड़ो उसे, मैंने कहा। रणविजय ने गुस्से में मेरी कॉलर पकड़ ली। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को भगाने की? पुलिस वाले ने बीच में आकर दोनों को अलग किया। देखिए, अगर दोनों बालिग हैं और औरत खुद अपनी मर्जी से गई है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। रणविजय बौखला गया। ये सब झूठ है, इसने मेरी बीवी को बहकाया है। पुलिस वाले ने सौम्या की तरफ देखा। आप बताइए मैडम, क्या आप जबरदस्ती इनके साथ आई हैं? सौम्या कुछ पल चुप रही। सब उसकी तरफ देख रहे थे। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी मर्जी से इनके साथ आई हूं। ये मेरी पसंद है, मेरी मोहब्बत है। रणविजय के चेहरे पर जैसे किसी ने जोर का तमाचा मारा हो। पुलिस वाला बोला, तो फिर आप लोग जा सकते हैं। रणविजय गुस्से में मुंह मोड़कर चला गया। लेकिन जाते जाते उसने जो कहा वो अब भी मेरे कानों में गूंजता है। राज, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अब मैं दिखाऊंगा मोहब्बत का अंजाम क्या होता है। सौम्या ने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। अब हमारे सामने एक नई लड़ाई थी। हम स्टेशन से बाहर निकले तो सांसें थोड़ी तेज थीं, दिल धड़का नहीं, धमक रहा था। सौम्या की उंगलियां मेरी हथेली में गहरे धंसी थीं, जैसे वो कहना चाहती हो, अब कुछ भी हो, मुझे मत छोड़ना। मैंने उसका चेहरा देखा। थकी हुई थी, पर डरी नहीं थी। शायद पहली बार जिंदगी में उसने किसी को खुलकर चुना था, बिना डर, बिना शर्म, बिना झिझक। हम एक किराए के मकान में रहने लगे। छोटा सा कमरा, टूटी हुई खिड़की, एक पंखा जो चलकर भी हवा नहीं देता था, लेकिन उसमें मोहब्बत सांस लेती थी। हर सुबह मैं उसकी आंखों में सूरज उगते देखता। हर रात वो मेरी छाती पर सिर रखकर सोती और सपनों में कहीं दूर हमारी अपनी दुनिया बुनती। पर मोहब्बत की ये दुनिया ज्यादा दिन तक खामोश नहीं रही। एक दिन दरवाजे पर चोर की दस्तक हुई। बाहर वही पुलिस वाला था, पर इस बार उसके साथ कुछ और भी था। एक नोटिस। रणविजय ने हमारे खिलाफ केस दर्ज कर दिया था। पत्नी को बहकाकर भगाने का, मानसिक उत्पीड़न का और ना जाने क्या क्या आरोप। मैंने पूछा, पर क्या अदालत ये सब मानेगी? सौम्या ने मेरी आंखों में देखा। सच और झूठ अदालत में कम, समाज में ज्यादा तोला जाता है। अब हमें वकील करना पड़ा। तारीखें लगीं, कागजों की जंग शुरू हुई और इस बीच मोहल्ले में बातें उड़ने लगीं। मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, सबकी नजरों में हम गुनहगार बन गए। पड़ोस की बेटी को भगा ले गया, शर्म नहीं आई। शादीशुदा औरत को घर में रखा है, माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पर सौम्या ने कभी मुंह नहीं छुपाया। हर सुबह वो खुले बालों में बाहर जाती, बाजार से सब्जी लाती, मेरी शर्ट प्रेस करती, और जब मैं थककर घर लौटता तो उसकी मुस्कान मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज होती।
हमारी मोहब्बत अब जिस्म से आगे निकल चुकी थी। अब ये एक साथ जीने की, लड़ने की और हर वक्त एक दूसरे का हाथ थामे रहने की कहानी थी। केस की आखिरी सुनवाई का दिन आया। रणविजय कोर्ट में खड़ा था। चमचमाते कपड़े, ऊंची आवाज और हर वाक्य में गुस्सा। मेरी बीवी को बहकाया गया है। ये इंसान उसका बचपन का जानकार था, उसी का भरोसा तोड़ा। जज ने सौम्या की तरफ देखा। आप क्या कहती हैं मैडम? सौम्या खड़ी हुई। उसकी आवाज सीधी, शांत और साफ थी। मैं किसी की जागीर नहीं हूं। मैंने अपने मन से इस रिश्ते को चुना है। जिस रिश्ते में प्यार नहीं, सम्मान नहीं, वहां रहना सजा से कम नहीं होता। और राज, उसने मुझे मेरी पहचान दी है। अब मैं सिर्फ किसी की बीवी नहीं हूं। मैं एक औरत हूं, जिसकी मर्जी उसकी अपनी है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने फैसला पढ़ा। इस केस में महिला अपनी मर्जी से अपने पति को छोड़ चुकी है। कोर्ट इसे विवाह विच्छेद मानती है और दोनों पक्षों को अलग होने की इजाजत देती है। रणविजय तमतमाता हुआ बाहर निकला, मेरी तरफ देखा और बोला, तू जीत गया, पर यह जीत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। मोहब्बत बहुत महंगी चीज है, राज, और इसकी कीमत लोग खून से वसूलते हैं। पर मैं अब डरता नहीं था, क्योंकि जो मेरे साथ चल रही थी वो सौम्या थी। कुछ महीने बीते। हमने छोटे से किराए के घर को अपना बना लिया था। सौम्या अब पास के स्कूल में पढ़ाने लगी थी। बच्चों को हिंदी और कविता सिखाती थी। और मैं एक कंटेंट स्टूडियो में नौकरी करने लगा। हर शाम जब हम छत पर बैठते थे तो चाय के साथ यादें पीते थे। एक शाम सौम्या ने पूछा, क्या तुम कभी पछताते हो? जो किया वो सही था? मैंने उसका हाथ थामा और कहा, मैं अगर एक बार फिर जिंदगी जीने का मौका पाऊं तो फिर उसी खिड़की के उस पार खड़ा होऊंगा। तुम्हें उसी नजर से देखूंगा और फिर उसी रात तुम्हारा दरवाजा खोलूंगा। उसकी आंखें भर आईं। उसने मेरे सीने से लगकर कहा, अब कोई दीवार नहीं राज, अब जो भी है सबके सामने है। मैं तुम्हारी हूं, नाम से, मन से और जिस्म से भी। कभी कभी मोहब्बत पवित्र रिश्तों की परिभाषाओं में नहीं आती। कभी कभी वो एक पड़ोसी की खिड़की से शुरू होती है और जिंदगी के आंगन में जाकर घर बना लेती है। और उस घर में पर्दे नहीं होते, सिर्फ प्यार होता है। समाप्त।